नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर नामक एक छोटे से शहर में हुआ था। वो दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी के 6 बच्चों में से तीसरे थे। उनका परिवार एक सामान्य पृष्ठभूमि से था और उनके पिता की एक छोटी सी चाय की दुकान थी जिसमें नरेंद्र भी बचपन में मदद करते थे। उन्होंने वडनगर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा। नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक यात्रा थोड़ी असामान्य रही। अपनी किशोरावस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया और भारत भर के विभिन्न स्थानों की यात्रा की, जिसमें हिमालय भी शामिल है। यह अवधि उनके आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। बाद में उन्होंने अपनी शिक्षा फिर से शुरू की। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में कला स्नातक BA की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में कला स्नातकोत्तर MA की डिग्री हासिल की। RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव। नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से गहरा और प्रारंभिक जुड़ाव रहा है। वो बहुत कम उम्र में, लगभग 8 साल की उम्र में ही RSS के संपर्क में आ गए थे। RSS एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन है जो भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। मोदी ने RSS के भीतर धीरे धीरे प्रगति की और उन्होंने संगठन के मूल्यों और सिद्धांतों को आत्मसात किया। उन्होंने संगठन के विभिन्न स्तरों पर काम किया और एक प्रचारक, पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया, जिसने उनके व्यक्तित्व और विचारधारा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियां। RSS में उनकी भागीदारी ने उन्हें सीधे राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त किया। 1987 में वो भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हुए, जो RSS की राजनीतिक शाखा मानी जाती है। भाजपा में शामिल होने के तुरंत बाद उन्होंने तेजी से अपनी संगठनात्मक क्षमताओं और राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया। उन्हें भाजपा की गुजरात इकाई में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया, जिसमें संगठन सचिव का पद भी शामिल था। इस दौरान उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किए और कई महत्वपूर्ण चुनावी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियों ने उन्हें गुजरात और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के भीतर एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। राजनीतिक करियर। प्रधानमंत्री बनने से पहले। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने से पहले का राजनीतिक करियर कई महत्वपूर्ण पड़ावों से भरा रहा है, जिन्होंने उनकी राजनीतिक पहचान और कार्यशैली को आकार दिया। भाजपा में प्रवेश। नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से 1987 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में प्रवेश किया। इससे पहले वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में एक प्रचारक के रूप में सक्रिय थे। भाजपा में उनका प्रवेश एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यह उनके लिए सीधे चुनावी राजनीति में कदम रखने का मंच बना। भाजपा के भीतर संगठनात्मक भूमिकाएं। भाजपा में शामिल होने के बाद मोदी ने संगठन के भीतर तेजी से अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण संगठनात्मक भूमिकाएं निभाईं, जिनमें शामिल हैं भाजपा की गुजरात इकाई के महासचिव। संगठन इस पद पर रहते हुए उन्होंने गुजरात में पार्टी की संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव। संगठन 1995 में उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पदोन्नत किया गया और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन के रूप में नियुक्त किया गया। इस भूमिका में उन्होंने कई राज्यों में पार्टी के चुनाव अभियानों का प्रबंधन किया और भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के साथ मिलकर काम किया, जिससे उन्हें पूरे देश में पार्टी की कार्यप्रणाली की गहरी समझ मिली। उनकी संगठनात्मक क्षमता और रणनीतिक सोच ने उन्हें भाजपा के भीतर एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। गुजरात के मुख्यमंत्री 2001-2014। अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी को अप्रत्याशित रूप से गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने इस पद पर लगातार 4 कार्यकाल यानी 2001 से 2014 तक कार्य किया। उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल को कई महत्वपूर्ण पहलुओं से चिह्नित किया गया। शासन और प्रशासनिक शैली। मोदी की प्रशासनिक शैली को निर्णायक और केंद्रित के रूप में देखा गया। उन्होंने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और प्रभावी शासन प्रदान करने पर जोर दिया। उनके कार्यकाल में नौकरशाही में दक्षता लाने और भ्रष्टाचार को कम करने के प्रयास किए गए। आर्थिक विकास और गुजरात मॉडल। मोदी के नेतृत्व में गुजरात ने तीव्र आर्थिक विकास देखा। उनके समर्थकों ने इसे गुजरात मॉडल का नाम दिया, जो औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे सड़कें, बिजली और विदेशी निवेश आकर्षित करने पर केंद्रित था। इस मॉडल ने निवेशकों के लिए राज्य को आकर्षक गंतव्य बनाया और औद्योगिक गलियारों के विकास को बढ़ावा दिया।
गुजरात में सामाजिक योजनाएं और पहल। आर्थिक विकास के साथ साथ मोदी सरकार ने कई सामाजिक योजनाएं और पहल भी शुरू की। इनमें कन्या केलवणी योजना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ज्योतिग्राम योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली और कृषि महोत्सव, किसानों को कृषि तकनीक सिखाने के लिए जैसी योजनाएं शामिल थीं। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में सुधार करना था। 2002 गुजरात दंगे। घटनाओं को संभालने में उनकी भूमिका और विवाद। फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इन दंगों में 1000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के थे। इन दंगों को संभालने के तरीके को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार की तीव्र आलोचना हुई। उन पर और उनकी सरकार पर दंगों को रोकने और पीड़ितों की रक्षा करने में पर्याप्त कदम न उठाने का आरोप लगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी, लेकिन ये घटना उनके राजनीतिक करियर पर एक विवादास्पद निशान छोड़ गई और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चा का विषय बनी रही। गुजरात में पुनः चुनाव और जन समर्थन। 2002 के दंगों के बावजूद और आलोचनाओं का सामना करते हुए भी नरेंद्र मोदी ने लगातार 3 विधानसभा चुनाव 2002, 2007, 2012 जीतकर गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद बरकरार रखा। उनकी जीत को उनके विकास के एजेंडे, मजबूत नेतृत्व शैली और गुजरात के लोगों के बीच उनके बढ़ते जन समर्थन का प्रमाण माना गया। ये जन समर्थन ही था जिसने उन्हें अंततः 2014 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा का चेहरा बनने में मदद की। भारत के प्रधानमंत्री 2014 से। नरेंद्र मोदी ने 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला और तब से वे इस पद पर बने हुए हैं। उनका कार्यकाल कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों और नीतियों से चिह्नित रहा है। 2014 के आम चुनाव में जीत। 2014 के आम चुनाव में भाजपा की शानदार जीत ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में ला दिया। इस जीत के कई प्रमुख कारण थे। सशक्त अभियान और नेतृत्व। मोदी ने एक व्यापक और ऊर्जावान अभियान चलाया जिसमें उन्होंने खुद को एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में प्रस्तुत किया। विकास का एजेंडा। उन्होंने अच्छे दिन आने वाले हैं के नारे के साथ विकास, सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का वादा किया, जिसने जनता को काफी आकर्षित किया। कांग्रेस के प्रति असंतोष। पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार के खिलाफ व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप और आर्थिक मंदी ने जनता में असंतोष पैदा किया, जिसका लाभ भाजपा को मिला। सामाजिक मीडिया का उपयोग। मोदी ने सोशल मीडिया और आधुनिक संचार तकनीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया, जिससे वे युवा मतदाताओं तक पहुंच सके। 2019 के आम चुनाव में जीत। 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने फिर से भारी बहुमत हासिल किया। उनके फिर से चुने जाने के मुख्य कारण थे मजबूत नेतृत्व की छवि। बालाकोट हवाई हमले जैसी घटनाओं के बाद उनकी मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की छवि और भी मजबूत हुई। कल्याणकारी योजनाओं का प्रभाव। प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत जैसी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं ने गरीबों और ग्रामीण आबादी के बीच लोकप्रियता हासिल की थी। राष्ट्रवाद और सुरक्षा। पुलवामा हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ रुख ने मतदाताओं को प्रभावित किया। संगठनात्मक शक्ति। भाजपा की मजबूत संगठनात्मक मशीनरी और अमित शाह के कुशल चुनावी प्रबंधन ने भी जीत में अहम भूमिका निभाई। 2024 के आम चुनाव। 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। हालांकि इस बार उन्हें अकेले बहुमत नहीं मिला। उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। यह परिणाम भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक था, जहां गठबंधन की राजनीति फिर से केंद्र में आ गई। प्रमुख नीतियां और पहल। घरेलू। मोदी सरकार ने घरेलू मोर्चे पर कई महत्वपूर्ण नीतियों और पहलों को लागू किया। आर्थिक सुधार। विमुद्रीकरण, नोटबंदी। नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया, जिसका उद्देश्य काला धन, नकली मुद्रा और आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाना था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 2017 में लागू किया गया। यह एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसने विभिन्न केंद्रीय और राज्य करों को समाहित कर एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को साकार किया। मेक इन इंडिया। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की पहल। आत्मनिर्भर भारत। कोविड-19 महामारी के बाद शुरू की गई यह पहल अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने पर केंद्रित है। व्यापार करने में आसानी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
भारत में व्यापार के माहौल को बेहतर बनाने के लिए कई नियामक और प्रक्रियात्मक सुधार किए गए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार करने में आसानी के सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। सामाजिक कार्यक्रम। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना और साफ सफाई को बढ़ावा देना है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना, वित्तीय समावेशन, सभी परिवारों के लिए बैंक खाते खोलने और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा, गरीब और कमजोर परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सभी के लिए आवास, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र परिवारों को किफायती आवास प्रदान करने का लक्ष्य। बुनियादी ढांचा विकास। सड़कों, रेलवे, उच्च गति रेल सहित और डिजिटल बुनियादी ढांचे डिजिटल इंडिया पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारतमाला परियोजना जैसी पहलों के तहत सड़कों का व्यापक नेटवर्क बनाया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के साथ रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है और डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल सेवाओं और कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि और ग्रामीण विकास। किसानों के लिए योजनाएं जैसे पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, PMKISAN योजना के तहत किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई अन्य पहलें भी की गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा। सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण, रक्षा खरीद में वृद्धि, स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना और नई तकनीकों को शामिल करना। रणनीतिक साझेदारी, विभिन्न देशों के साथ रक्षा सहयोग और खुफिया साझाकरण को मजबूत करना। संवैधानिक परिवर्तन। जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 का निरस्त करना। अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 में पारित। यह अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है, जिस पर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने भारत की वैश्विक भूमिका को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। एक्ट ईस्ट नीति, लुक ईस्ट नीति का विस्तार, यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और प्रशांत क्षेत्र के साथ संबंधों को गहरा करने पर केंद्रित है। प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ जुड़ाव। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और मध्य पूर्वी देशों जैसे प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करना। पड़ोसी पहले नीति। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भागीदारी। मोदी ने G20, ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन SCO जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की है। कूटनीति और भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा। मोदी की कूटनीति ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और प्रभाव को बढ़ाया है, जिससे भारत एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरा है। सॉफ्ट पावर पहल। योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना और भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर बढ़ावा देना। पर्यावरण नीतियाँ। मोदी सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर भी ध्यान दिया है। नमामि गंगे, गंगा कायाकल्प, गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, देश भर के शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य। नवीकरणीय ऊर्जा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर जोर। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की सह स्थापना की है और देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नेट शून्य लक्ष्य। भारत ने 2070 तक नेट शून्य उत्सर्जन हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। सार्वजनिक छवि और धारणा। नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक छवि और उनसे जुड़ी धारणाएं उनके राजनीतिक करियर का एक अभिन्न अंग रही हैं। उनकी सार्वजनिक उपस्थिति और संचार शैली ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान दिलाया है। नेतृत्व शैली। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व शैली को मजबूत और निर्णायक माना जाता है। उनके समर्थक उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो कड़े फैसले लेने और उन्हें लागू करने से नहीं हिचकते।
चाहे वो आर्थिक सुधार हों, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हों या कोई बड़ा प्रशासनिक निर्णय हो, उनकी शैली में दृढ़ता और प्रत्यक्षता दिखती है। आलोचक इसे कभी कभी केंद्रीकृत और सत्तावादी कह सकते हैं, लेकिन उनके समर्थकों के लिए यह प्रभावी शासन का प्रतीक है। संचार शैली। मोदी की संचार शैली उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वह एक कुशल वक्ता हैं जो जनता से सीधा जुड़ाव बनाने में माहिर हैं। सार्वजनिक भाषण। उनके भाषण अक्सर ऊर्जावान, प्रेरक और भावनात्मक होते हैं। वे अक्सर सरल भाषा का उपयोग करते हैं, जिससे उनके संदेश आम जनता तक आसानी से पहुंच जाते हैं। वे अक्सर अपनी सरकार की उपलब्धियों को उजागर करते हैं और भविष्य के लिए अपनी दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। मन की बात रेडियो कार्यक्रम। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम उनके संचार का एक अनूठा माध्यम है। इसके माध्यम से वे सीधे राष्ट्र को संबोधित करते हैं, विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर बात करते हैं और नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करते हैं। यह कार्यक्रम उन्हें जनता के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव बनाने में मदद करता है और उनकी पहुंच को दूरदराज के क्षेत्रों तक भी बढ़ाता है। व्यक्तित्व की पूजा। कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। नरेंद्र मोदी के पास एक मजबूत व्यक्तिगत अपील है, जिसे अक्सर व्यक्तित्व की पूजा के रूप में वर्णित किया जाता है। उनके समर्थक उन्हें केवल एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक आइकॉनिक फिगर के रूप में देखते हैं जो भारत को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। उनकी लोकप्रियता उनके विकास के वादों, मजबूत राष्ट्रवादी छवि और उनके साधारण पृष्ठभूमि से उठकर शीर्ष पद तक पहुंचने की कहानी से जुड़ी है। यह घटना दर्शाती है कि उनका समर्थन केवल पार्टी से नहीं, बल्कि सीधे उनके व्यक्तिगत करिश्मे से भी जुड़ा है। सोशल मीडिया उपस्थिति। नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया का सक्रिय और प्रभावी ढंग से उपयोग करने वाले पहले भारतीय राजनेताओं में से एक रहे हैं। ट्विटर, अब एक्स और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्मों पर उनकी बहुत मजबूत उपस्थिति है। वे नियमित रूप से ट्वीट करते हैं, अपनी गतिविधियों, सरकारी नीतियों और विचारों को साझा करते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग उन्होंने जनता से सीधे संवाद करने, महत्वपूर्ण घोषणाएं करने और अपने समर्थकों के साथ जुड़ने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में किया है। यह उन्हें पारंपरिक मीडिया पर कम निर्भर रहते हुए सीधे अपने संदेश को प्रसारित करने में मदद करता है। समर्थन आधार। नरेंद्र मोदी का समर्थन आधार काफी व्यापक और विविध है, हालांकि इसमें कुछ प्रमुख जनसांख्यिकी शामिल हैं। मध्यम वर्ग और युवा। विकास और आर्थिक अवसरों के वादों के कारण उन्हें शहरी मध्यम वर्ग और युवाओं का मजबूत समर्थन मिला है। हिंदू राष्ट्रवादी। भाजपा और आरएसएस से उनके जुड़ाव के कारण हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोगों का उन्हें स्वाभाविक समर्थन प्राप्त है। लाभार्थी वर्ग। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे पीएम किसान, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना के लाभार्थियों ने उन्हें मजबूत समर्थन दिया है। ग्रामीण और शहरी मतदाता। हालांकि शहरी क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता विशेष रूप से मजबूत है, उनकी योजनाओं और संचार ने ग्रामीण मतदाताओं तक भी पहुंच बनाई है। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक छवि एक करिश्माई, निर्णायक और दूरदर्शी नेता की है, जो भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत स्थिति में लाने और देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विवाद और आलोचनाएं। नरेंद्र मोदी के लंबे और प्रभावशाली राजनीतिक करियर को विभिन्न विवादों और आलोचनाओं ने भी घेरा है। इन मुद्दों ने उनकी सार्वजनिक धारणा और शासन शैली पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित आरोप। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर पर सबसे बड़ा और सबसे स्थायी धब्बा 2002 के गुजरात दंगे हैं। गोधरा में एक ट्रेन में आग लगने की घटना के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय से थे। आरोप। मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पर इन दंगों को रोकने और पीड़ितों की रक्षा करने में अपर्याप्त कदम उठाने का आरोप लगा। आलोचकों ने उन पर और उनकी सरकार पर हिंसा को रोकने में निष्क्रियता का आरोप लगाया, जिससे उनकी सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे। जांच और निष्कर्ष। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक विशेष जांच दल एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दी और उनके खिलाफ अभियोजन के लिए पर्याप्त सबूत नहीं पाए। इसके बावजूद यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना रहा और मोदी के आलोचक अक्सर इस घटना का हवाला देते रहे हैं। लोकतांत्रिक पिछड़ने की चिंताएं। मोदी सरकार के तहत भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के कथित क्षरण को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। असहमति को दबाने के आरोप। आलोचकों का तर्क है कि सरकार असहमति की आवाज़ों को दबाने के लिए विभिन्न उपायों का उपयोग कर रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और विपक्षी नेताओं के खिलाफ राजद्रोह और अन्य कानूनों का दुरुपयोग शामिल है। प्रेस स्वतंत्रता के मुद्दे। भारत में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं।
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में पत्रकारों के लिए बढ़ते खतरों और मीडिया पर सरकारी दबाव का उल्लेख किया है, जिससे मीडिया की निष्पक्षता और आलोचनात्मक रिपोर्टिंग की क्षमता प्रभावित हुई है। आर्थिक नीतियां। मोदी सरकार की कुछ प्रमुख आर्थिक नीतियों को लेकर भी आलोचना हुई है। विमुद्रीकरण का प्रभाव। नवंबर 2016 में की गई नोटबंदी विमुद्रीकरण की घोषणा का उद्देश्य काला धन, नकली मुद्रा और आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाना था। हालांकि इसके कार्यान्वयन को लेकर गंभीर आलोचना हुई। आलोचकों ने दावा किया कि इसने अर्थव्यवस्था को धीमा कर दिया, अनौपचारिक क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाया और लाखों लोगों को नकदी की कमी के कारण परेशानी हुई, जबकि इसके घोषित लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सका। जीएसटी कार्यान्वयन की चुनौतियां। वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी को एक महत्वपूर्ण कर सुधार के रूप में देखा गया, लेकिन इसके प्रारंभिक कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां आईं। व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों एसएमई को नई प्रणाली को समझने और अनुपालन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बार बार नियमों में बदलाव और तकनीकी ग्लिचेस भी चिंता का विषय रहे। सामाजिक और धार्मिक मुद्दे। मोदी सरकार पर हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदुत्व को बढ़ावा देने और अल्पसंख्यक समुदायों, विशेषकर मुसलमानों पर इसके नकारात्मक प्रभावों को लेकर आरोप लगे हैं। हिंदुत्व का एजेंडा। आलोचकों का आरोप है कि सरकार की नीतियां और बयान हिंदू बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देते हैं और भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को कमजोर करते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों पर प्रभाव। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे फैसलों पर व्यापक विरोध और चिंताएं व्यक्त की गईं कि ये अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों और पहचान को प्रभावित कर सकते हैं। भीड़ द्वारा हिंसा, मॉब लिंचिंग की घटनाओं में कथित वृद्धि और उनके प्रति सरकार के रवैये को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। विशिष्ट संकटों का प्रबंधन। सरकार को कुछ विशिष्ट संकटों के प्रबंधन को लेकर भी आलोचना का सामना करना पड़ा। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रवासी संकट। 2020 में कोविड-19 महामारी के शुरुआती दिनों में अचानक लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने लाखों प्रवासी श्रमिकों के लिए एक मानवीय संकट पैदा कर दिया। काम और भोजन खोने के बाद हजारों लोग अपने पैतृक गांवों की ओर पैदल ही निकल पड़े, जिससे सरकार के प्रबंधन और तैयारी पर गंभीर सवाल उठे। बुनियादी सुविधाओं और परिवहन की कमी ने इस संकट को और गंभीर बना दिया। ये विवाद और आलोचनाएं नरेंद्र मोदी के राजनीतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके शासनकाल के विभिन्न पहलुओं पर बहस और चर्चा को बढ़ावा देती हैं।